नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय केसी न्यूज़। बात की जाती है संपत्ति की, तो कहीं न कहीं हर माता-पिता चाहता है कि मैं ज़मीन बचा लूँ, जायदाद बचा लूँ और अपने पुत्रों के लिए कुछ न कुछ छोड़ जाऊँ। लेकिन बात की जाए एक नियम की, जिसमें ये कहा जाता है कि पुत्रियों का भी समान अधिकार है। उस नियम के तहत कहीं न कहीं बात आती है जब समान अधिकार की, तो अब देखा जाता है कि पुत्रियाँ भी बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रही हैं इस मामले में कि उनको भी उनका समान अधिकार दिया जाए। पर इस नियम के अंदर किस तरह की दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं बात आती है कि इस नियम को एग्जैक्टली जानना बहुत ज़रूरी है कि ये नियम है क्या। वहीं जब बात आती है संपत्ति के अधिकार की, तो 3 भाइयों में 1 बहन या फिर बात की जाए 3 बहनों में 1 भाई, किस तरह का उनको बंटवारा होगा। इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश में हम एक बार फिर से आए हैं एडवोकेट साहब के पास, और इस जानकारी को हम प्राप्त करते हैं उनके द्वारा। जो आपने आज ये अपॉर्चुनिटी मेरे को प्रोवाइड की है, ताकि मैं डॉटर्स का जो प्रॉपर्टी राइट है उनके फादर्स की प्रॉपर्टी पर और फादर्स की फैमिली की प्रॉपर्टी पे जो राइट है वो एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न है पुत्रियों के बारे में डॉटर्स को लेके कि फादर की प्रॉपर्टी पर पुत्री का कितना अधिकार है और किस तरह से वो अपनी फादर की प्रॉपर्टी पर, फादर की फैमिली की प्रॉपर्टी पर वो क्लेम कर सकती है। सूरज जी, मैं क्लियर करना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर हिंदू सक्सेशन एक्ट है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत धारा 6 है, जिसके तहत ये डिटरमिन किया जाता है, ये बताया जाता है कि प्रॉपर्टी आगे किस तरह से जाएगी। उस धारा में जो है एक मेजर अमेंडमेंट हुई 2005 में। 2005 में जब अमेंडमेंट हुई तो उसमें ये बताया गया कि जो डॉटर है उसको भी इक्वल राइट है अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर। जिस तरह की पुत्रों को राइट्स था, समान अधिकार था, ऐसा ही समान अधिकार पुत्री को भी दिया गया कि वो फादर की जो पैतृक संपत्ति है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसमें समान रूप से अधिकारी है। हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी एक्चुअल में 2 प्रकार की होती है। पिता की जो प्रॉपर्टी है वो 2 प्रकार से मानी जाती है। 1 इज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो पिता ने अपने रहते हुए, अपने समय रहते हुए प्रॉपर्टी खरीदी है, और एक है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी दादा परदादा से उसके पास आई है, पिता के पास, या किसी ने विल कर दी है या किसी ने गिफ्ट कर दी है। तो ये जो 2 प्रकार की प्रॉपर्टी मैं आपको बताई है, वो प्रॉपर्टी को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में एक जो खरीदी गई है या उसको दी गई है फादर को, चाहे वो विल से, वसीयत से आई है या किसी ने गिफ्ट कर दी है, और एक है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो कि दादा परदादा से उसके पास पहुंची है। जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो पिता ने अपने जीवन काल में या तो खरीदी है या वसीयत से आई है या गिफ्ट से आई है, वो प्रॉपर्टी पर अधिकार पुत्री का शुरू से ही है, जब से हिंदू सक्सेशन एक्ट आया है 1956 से। परंतु उसका अधिकार नहीं था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर, पुत्री का कोई अधिकार नहीं था। क्यों? एक वर्ड है सर, को-पार्टनर, उसको को-पार्टनर नहीं माना जाता था। हमारे यहाँ जो लॉ है वो मिताक्षरा हिंदू लॉ है। मिताक्षरा हिंदू लॉ में जो पहले स्थिति थी वो ये थी कि हमें बेटियों को जो एंसेस्ट्रल पैतृक संपत्ति है उसमें हिस्सा नहीं दिया जाता था। परंतु 2005 में स्थिति बहुत ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करी और एक मेजर अमेंडमेंट आई। उस अमेंडमेंट में ये कहा गया कि पुत्री को भी समान अधिकार है। जैसा कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पुत्रों को अधिकार था, प्रॉपर्टी राइट था, वैसा ही अधिकार डॉटर्स को भी दे दिया गया 2005 की अमेंडमेंट जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में हुई। अब थोड़ा सा हम चलते हैं कि स्थिति किस तरह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई। इसमें 2015 में एक मामला जो है डिसाइड किया गया, वो मामला मैं बता भी देता हूँ उसका। 2015 में एक केस डिसाइड किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, वो टाइटल है प्रकाश
वर्सेस फूलवती। इसमें यह बताया गया, चूंकि जो अमेंडमेंट की जो डेट थी, वो अमेंडमेंट जो एनफोर्स में लाई गई, वो निश्चित की गई डेट 9 सितंबर 2005। अब इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 सितंबर 2005 को पिता का जीवित होना ज़रूरी है। यदि पिता नहीं जीवित है 9 सितंबर 2005 को, क्योंकि ये अमेंडमेंट जो है वो 9 सितंबर 2005 को इन्फोर्स में हुई, तो इसलिए 9 सितंबर 2005 एक डेट फिक्स कर दी गई, क्योंकि कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट 2015 की जो डेट है वो 9 सितंबर 2005 मानी गई। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि पिता का जीवित होना ज़रूरी है 9 सितंबर 2005 को, क्योंकि इससे पहले यदि प्रॉपर्टी पिता के नाम पर है और 9 सितंबर 2005 को पिता जीवित नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी डॉटर के पास नहीं जाएगी इस अमेंडमेंट के तहत। परंतु उसके बाद में एक और मामला सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने आया, जो कि था धनम्मा वर्सेस अमर। धनम्मा वर्सेस अमर जो 2018 में डिसाइड हुआ। धनम्मा वर्सेस अमर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और ज़्यादा क्लैरिफाई करने की कोशिश करी, और उसमें यह कह दिया गया कि कोपार्शनरी जो राइट है वो बाय बर्थ होता है। जैसा कि पुत्रों को कोपार्शनर माना जाता है बाय बर्थ, ऐसा ही पुत्रियों को, डॉटर्स को भी बाय बर्थ ही माना जाएगा। और जो 9 सितंबर 2005 की बात पहली वाले जजमेंट में की गई थी, वो उन्होंने एक तरह से निरस्त कर दी, एक तरह से नहीं मानी, और ये कहा गया कि पिता के जीवित रहने का या ना रहने का 9 सितंबर 2005 से पुत्रियों के पैतृक संपत्ति के राइट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनका बाय बर्थ राइट है, और जब से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में विभाजन होगा तो पुत्रियों को भी, डॉटर्स को भी जो इक्वल राइट्स दिया जाएगा एज़ कंपेयर टू सन। जितने भी पुत्रों को राइट दिए जाएंगे वो पुत्रियों को भी राइट दिए जाएंगे। अब ये दोनों के दोनों जो जजमेंट्स थी, ये कॉन्ट्रेरी हो गई। जब कॉन्ट्रेरी जजमेंट हो गई तो दोनों जजमेंट्स के जब पॉइंट्स सिमिलर थे, परंतु जो डिसीज़न दिया गया वो अलग थे दोनों। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको फाइनली डिसाइड किया कि स्थिति क्या होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों जजमेंट परस्पर विरोधी थे। डिसाइड होने के लिए एक 3 जजेस बेंच जो है ना कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और मामला आया विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। अब जो स्थिति मैं बताने जा रहा हूं आपको सूरज जी, ये स्थिति दोनों जजमेंट्स को क्लियर कर देती है। ये मामला अगस्त 2020 में डिसाइड किया गया, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, जिसमें कि अब बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि जो डॉटर्स का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर राइट है वो इक्वल टू सन्स है। जैसा पुत्रों को मिलेगा अधिकार और शेयर अपने पिता की प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, वो वैसा ही अधिकार और संपत्ति अधिकार सेम एज इट इज़ वो पुत्रियों को भी दिया जाएगा, डॉटर्स को भी दिया जाएगा। एक सवाल बनता है जी। आज की डेट में भी देखा जाता है कि लड़कियों को दहेज देकर, या कहीं दहेज प्रथा भी कहीं ना कहीं हट चुकी है, उसके बावजूद भी चलिए लड़की को सुपुर्द करके शादी कर दी जाती है। वहीं जब बात आती है कि पैतृक संपत्ति पे हक का, तो इस मामले में भी काफ़ी विवाद उठते दिखाई दे रहे हैं कि अब लड़कियां जानबूझकर चाहती हैं कि उनके माता पिता की संपत्ति में उनका हक मिले, या फिर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि उनके सास ससुर के दबाव में आकर भी ऐसे कदम उठाए जाते हैं। इसके बारे में कोई प्रावधान? देखिए सूरज जी, जब भी कोई कानून पारित किया जाता है वो वेलफेयर के लिए होता है, कल्याणकारी होता है वो।
वो इस चीज़ को देखते हुए नहीं पास होता है कि किस तरह से जो है ना उसको भविष्य में लोग मिसयूज़ करेंगे। वो ये देखते हुए पारित किया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अधिकार दिए हैं अपने सिटीज़न को, जिसमें कि इक्वलिटी एक अधिकार है, जेंडर के नाम पे आप किसी को भी कम या ज़्यादा अधिकार नहीं दे सकते। ऐसे ही पहले ये अधिकार सिर्फ पुत्रों को प्राप्त था, जो कि एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। उस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और जो 2005 की अमेंडमेंट आई हिंदू सक्सेशन एक्ट में, अब पुत्रियों को भी वही अधिकार मिलता है। अब मैं यदि एक स्थिति आपको उत्पन्न करके दूं तो ये किया जा सकता है कि मान लो हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद हस्बैंड की डेथ हो गई, जो हस्बैंड के माता पिता हैं, जो उसके सास ससुर हैं, वो तो उसको प्रॉपर्टी में कोई भी राइट दे ही नहीं रहे हैं इंडिविजुअली एज अ डॉटर इन लॉ। अब डॉटर को वो कहाँ जाएगी, उसके लिए एक ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हटाते हुए उसको अधिकार दिया कि आप अपनी जो पैतृक संपत्ति है, अपने फादर की जो पैतृक संपत्ति है, उसमें आप अधिकारी हैं, और आपको जैसे पुत्रों को अधिकार दिया गया है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, ऐसा ही अधिकार आपका है। तो आपको क्या ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इस कानून का मिसयूज़ करते हुए सास ससुर जो है तो अपनी बहू पर दबाव डालेंगे कि जाओ और उस संपत्ति को हक में लाओ? तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा भी कहीं ना कहीं कुछ देखिए, क्योंकि दहेज के ऊपर पहले ही कई बार ऐसी बातें सुनने को मिल चुकी हैं। देखिए सूरज जी, मैं अभी भी आपसे मंत्रणा कर बैठा हूँ और डिस्कशन की है कि ये जो अधिकार है ये बाय बर्थ है डॉटर का, तो सास ससुर तो बहुत बाद में आते हैं। वो कोपार्शनर डिक्लेयर कर दी है लॉ ने बाय बर्थ। लड़की अगर चाहे कि संपत्ति में हक नहीं लेना चाहती हाँ, है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं, वो तो अपने आप ही इंडिविजुअल पर जो है ना, ये तो उसकी अपनी कंसेंट है, अपनी विल है। यदि वो नहीं लेना चाहती है तो वो अपनी जो शेयर है उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, जो शेयर उसका बनता है, वो शेयर वो अपने भाइयों को दे या किसी और को दे, वो उसका अपना अधिकार है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, और बल्कि यदि मदर जो पुत्री है उसका यदि देहांत भी हो जाता है, उसके बाद जो उसके आगे पीढ़ी है, उसके जो बच्चे हैं, वो भी अधिकारी हैं अपने नाना की प्रॉपर्टी पर। यदि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो वो बच्चे भी क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए इस बात को मद्देनज़र नहीं रखा गया है कि इस बात को मद्देनज़र रखा गया है कि जो डॉटर है उसका सिमिलर इक्वल राइट है जैसे कि सन्स का है।